देखिए राजनीतिक कारण में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति विभिन्न कारणों का योगदान है, यानी बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसके कारण योगदान हम लोग पड़ा, परंतु किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक नीतियां संबंधित है, यानी बहुत सारे प्रभाव पड़े, लेकिन अगर देखा जाए तो किसी न किसी प्रभाव का ब्रिटिश सरकार से संबंध है ही। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा पर उन्होंने क्या किया, सभी राज्यों को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया, यानी 1858 ईस्वी में, इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने क्या किया, ऐसा घोषणा किया कि भारत में जितने राज्य है उसको कंपनी के अधीन कर लीजिए, यानी उस राज्य को राजा नहीं चलाएगा, पहले राज्य का जो राजा संचालन करता था वो नहीं चलाएगा, अब इसको चलाने का काम करेगा कौन, तो कंपनी सरकार। दो तरह की कंपनी सरकार हमारे यहाँ देश में आई, एक VCII ब्रिटिश क्राउन इंडिया और एक ECII ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई और एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यानी ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया और ईस्ट क्राउन ऑफ इंडिया, ये दोनों हमारे यहाँ शासन किया। एक शासन किया हमारे यहाँ 1757 से 1857 तक और एक 1857 से 1947 तक किया। ये दोनों का अलग अलग शासन काल था, दोनों थी एक ही देश की कंपनी, लेकिन इनका विभाग अलग था, वायसराय और गवर्नर जनरल अलग अलग नियुक्त किए जाते थे, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। सन 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय कहने का तात्पर्य होता है, अक्सर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा गवर्नर जनरल वायसराय क्या है। जैसे हमारे यहाँ 5 साल के लिए सरकार नियुक्त की जाती है चुनाव करके वोटिंग करके, वैसे ही इंग्लैंड से हमारे यहाँ 5 साल के लिए या 4 साल के लिए या 6 साल के लिए, लगभग 5 साल के लिए ही वहां से व्यक्ति नियुक्त करके इंडिया में आता था 5 साल इसका संचालन करने के लिए, कि देश में 5 साल शासन वो करेगा। तो किस तरीके से करेगा वो उनकी रणनीति अपनी होती थी, किस किस नियम कानून को लागू करेगा वो उनकी रणनीति होती थी, लेकिन उनकी नियुक्ति इंग्लैंड से होती थी, उन्हीं को बोलते हैं गवर्नर जनरल या वायसराय बोलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 1878 ईस्वी में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर क्या किया, कठोर प्रतिबंध लगा दिया। कौन, लॉर्ड लिटन। 1978 ईस्वी में आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों में अस्त्र शस्त्र को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, यानी 1978 में एक आर्म्स एक्ट लगाया, ये सब जरूर आप लोग नोट करते रहिएगा। आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ, तो 1978 ईस्वी में हुआ। इसके तहत क्या किया गया, अंग्रेजों ने कहा कि भारत में जो रहने वाले भारतीय है वो किसी तरह का शस्त्र नहीं रख सकते हैं, किसी तरह का हथियार नहीं रख सकते हैं, और पुनः कह रहा है अगर रखते हैं तो गैर कानूनी हो जाएंगे और उनको सजा हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित किया गया, जिसमें राष्ट्रवाद को बल दिया गया, और इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों को फौजदारी मुकदमे की सुनवाई करने की सामान्य मान्यता करना था और विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कह रहा है कि जो भारत में रहने वाले हैं, यूरोप से जो आए हैं, उनके लिए दोनों के लिए न्यायिक एक ही चीज होगी, चाहे वो इंडिया के रहने वाले हों या विदेश के रहने वाले हों, यानी हमारे देश में हमारे लिए कोई रियायत नहीं दी गई। ये होगा 1883 के इल्बर्ट बिल में लागू किया गया। फिर कह रहा है कि सन 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉर्पोरेट एक्ट पारित किया, यानी लॉर्ड कर्जन द्वारा 1899 ईस्वी में, इसका शासनकाल था 1899 से 1905 तक, 1899 से 1905 तक था, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इनके द्वारा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किया गया, जिसमें नगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्य की संख्या कमी एवं गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो, और सन 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत विद्यालयों का सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। 1904 में एक और विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया, जिस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया, यानी वहां पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो। सरकार उस समय वही थी, इसलिए सरकारी का मतलब ये नहीं समझेगा कि इंडिया का सरकारी मतलब अंग्रेजों की सरकार के नियंत्रण थी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन में कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर तर्क देते हुए प्रशासनिक सुविधा होगी, यानी कह रहा है कि 1905 ईस्वी में कर्जन जो 1899 से 1905 तक इसका शासनकाल था, तो इन्होंने बंगाल विभाजन करवाया, और वो भी करवाया तो हिंदू मुस्लिम को लेके, हिंदू और मुस्लिमों में आपस में द्वेष पैदा करके दोनों को अलग अलग करने के लिए एक रणनीति तैयार की, और इस रणनीति के तहत वहां पर विभाजन किया। लेकिन लोगों में क्या हो गया, इसके प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गई, यानी लोग नहीं चाहते थे कि हम अलग हो, इसके लिए लोगों ने विरोध किया, और 1911 में इसको अंत में रद्द करना पड़ा। 1911 में रद्द करना पड़ा इसलिए क्योंकि
जो उस समय अंग्रेज के इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, तो जॉर्ज पंचम दिल्ली आने वाले थे। तो उनको यहाँ के जो कर्जन थे उनको लगा कि अगर जॉर्ज पंचम नहीं, उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, सॉरी, उस समय जो गवर्नर जनरल थे 1911 में वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। उन्हें लगा कि अगर वहां से अंग्रेज जो आ रहे हैं, अगर उनको पता चलेगा कि हमने यहाँ दंगा फसाद करवा के विभाजन करवाया है, तो हो सकती है कि मेरी शासनकाल समाप्त हो जाए और मुझे उसके लिए दंडित किया जाए। इसलिए आपस में संतोष और शांति पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया 1911 ईस्वी में। और रद्द करने के साथ साथ ही पहले हमारे भारत की राजधानी कलकत्ता थी, कहाँ थी, कलकत्ता थी। 1911 ईस्वी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया नई दिल्ली, यानी उनके आने की खुशी में उनको एक तोहफा दिया गया और कोलकाता से भारत की राजधानी को स्थानांतरित करके नई दिल्ली कर दिया गया। लेकिन सारे कार्यक्रम जो है, कार्यकाल, जो डॉक्यूमेंटेशन से जो रिलेटेड सारे चीज है, वो 1912 से शुरू किए गए। यानी स्थापना की गई 1911 में, लेकिन सारे जो कार्य शुरू किए गए वो 1912 से शुरू किए गए। तो 1911 में क्या हुआ, आपका बंगाल विभाजन रद्द किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, नॉट हार्डिंग, हार्डिंग द्वितीय, क्योंकि हार्डिंग का दूसरा शासनकाल 1800 कुछ ईस्वी में था, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और उसी समय दिल्ली जो भारत की राजधानी स्थानांतरित की गई। क्लियर, इसको याद रखिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। कराए कि सन 1907 ईस्वी में देशद्रोह सभा का अधिनियम, सभाओं पर रोक लगा दिया गया। यानी वैसे सभा जो देशद्रोह, देशद्रोह कहने का मतलब है कि जो अंग्रेजों के विद्रोह में, अंग्रेजों के विरुद्ध है, उसको अंग्रेज देशद्रोह बोल दिया। यानी जो अगर अंग्रेजों के विरुद्ध में आप कार्यक्रम चलाते हैं उसे आपको देशद्रोही माना जाएगा और उस पर रोक लगा दिया गया। 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट ने उत्तेजित पत्र छापने के लिए दंडित किया गया। यानी 1910 ईस्वी में जो इंडियन प्रेस एक्ट था, यानी इंडिया की जो प्रेस थी, जो भारतीय प्रेस थे, उन्होंने उकसाऊ जो स्टेटमेंट छापते थे, चाहे वो पंक्ति होती थी या बातें होती थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध, उनको बैन लगा दिया गया और उनको दंडित किया जाता था। डलहौजी की संरचनात्मक योजना ने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन की शुरुआत की। यानी अगर पूछता है क्वेश्चन कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की, तो डलहौजी ने की। किसने किया, डलहौजी ने 1853 ईस्वी में, 1853 में, ठीक है। और डाक किया 1854 में। इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। डाक टिकट 1854 में और रेलवे 1853 में। यानी हमारे देश में शुरुआत रेलवे की कब हुई, 1853 में। किसका शासनकाल में, तो डलहौजी के शासनकाल में। ये सब जरूर नोट जरूर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत आता है, ठीक है। कहा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा ने राष्ट्रवाद को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो अंग्रेजी शिक्षा यहाँ स्कूलों में पढ़ाई जाती थी उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसका कारण क्या है, प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली, मानवता, व्यक्तिगत और यूरोप के पुनः जागरण और फ्रांस की राजक्रांति और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लोगों को पढ़ने को मिला। जो अन्य देशों में घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं के बारे में लोगों को जानकारी भी प्राप्त हो गई कि उन देशों में किस किस तरह की घटनाएं, किस तरह वो देश मुक्त हुआ है, आजाद हुआ है। साथ ही कह रहा है कि लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू रूसो एवं विचारों से भी भारतीय प्रभावित हुए। यानी ये सब दार्शनिक लोग थे, इनके विचारों से भी भारत के लोग प्रभावित हुए। साथ ही कह रहा है नवीन कानून का प्रस्ताव काफी अधिकार की बात चलने लगी। यानी लोग चाहने लगे कि हमें भी नया कानून मिले, हम भी स्वतंत्र हो। यानी ऐसी राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश में लोगों से प्रेरित होकर, यानी अन्य देशों से भी प्रेरित होकर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं पैदा हुई। अब दूसरा है आर्थिकरण। आर्थिकरण देखते हैं क्या कर रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियों को अपनाई और परिणाम स्वरूप कृषि और कुटीर उद्योग को काफी धक्का लगा इससे। यानी उन्होंने अपनी नीति अपनाई जिससे हमारे भारत में खेती करने वाले लोगों को और कुटीर उद्योग करने वाले, छोटे उद्योग करने वाले लोगों को काफी धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक अधिनियम के तहत किसान, कामगारों एवं अन्य वर्गों को निरंतर स्थिति बिगड़ती जा रही थी। यानी उनके नियम की वजह से यहाँ के किसानों और यहाँ के गरीब लोगों की स्थिति बहुत ही बदतर होती जा रही थी। भू राजस्व लगान एकत्रित करते जाता था। यानी जो हमारे यहाँ खेती की जाती थी उसके लगान जो होता था वो लोग एकत्रित करते थे और अस्थायी बंदोबस्त जिम्मेदारी एक जो है भू राजस्व के रूप में सरकार को देना पड़ता था। यानी जितनी भी आप खेती करते हैं उस भूखंड का जो भी अनुपातन कर बनता है उस कर को आपको सरकार को देना पड़ता था। यानी जमीन आपकी है, मेहनत करने वाले आप है, लेकिन टैक्स सरकार को देनी है।
जब भी किसान और जमींदार महाजनों को शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते तो उसे नकदी फसल, नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही और मनमानी कीमतों पर करनी पड़ती। यानी जब भी किसान और मजदूर लोग अपने जमींदारों, अपने सरकार के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाते थे तो उनकी जमीन में जो फसल उपस्थित थी उसको जबरन क्या होता था, ब्रिटिश सरकार लेके चला जाता था, यानी उनको बहुत ज्यादा शोषण करता था। मैंने इसीलिए बोला कि आप अपने पूर्वजों से, जो घर में है लोग बुजुर्ग, उनसे, अगल बगल से आप लोग जरूर पूछें, ठीक है। कह रहा है कि हमारे देश के लिए मजदूर एवं कामगारों के लिए बहुत ही स्थिति दयनीय होती जा रही थी। अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़े का निर्यात पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, यानी भारत में जो कपड़ा था उसको बेचने में बहुत प्रतिबंध था, लेकिन इंग्लैंड से बना हुआ कपड़ा यहाँ पर बिना कोई प्रतिबंध, बिना कोई कर के आसानी से बेचा जा सकता था। 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों के आयात पर जो नियम था वो हटा दिया गया, यानी यहाँ से जो 1882 में जो वस्तु, सूती वस्त्र जो यहाँ से बेचा जाता था उस पर जो टैक्स था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया। भारत में मशीनों से बना सामान आता था और यहाँ पे अच्छे दामों पर बिकता था।